वेलकम बैक। मैं आज मल्होत्रा और नेशनल इनकम सीरीज़ में ये फोर्थ वीडियो है। और अब हम 3 वीडियो के बाद फाइनली इस वीडियो में हम नेशनल इनकम मेजर करना सीखेंगे। और नेशनल इनकम मेजर करने के 3 पार्ट हैं, तो ये पार्ट जो है 3 वेज़ हैं। तो ये जो पार्ट है वो है पहले मेथड में, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रोडक्शन जो होती है, जो भी फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन हो रही है, कोई सर्विसेज दी जा रही हैं, उसकी वजह से इनकम जनरेट होती है, काम करने वालों को इनकम मिलती है। वो इनकम को लेके एक्सपेंडिचर किया जाता है। जब उसको दुकानों पे जाके एम्प्लॉयज़ खर्च करते हैं तो फिर किसी के लिए इनकम जनरेट होती है। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे साइकिल चलती है, सर्कुलर फ्लो। फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में आपको याद होगा। तो इसीलिए, क्योंकि प्रोडक्शन इनकम देती है, इनकम से एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर से फिर इनकम होता है, इसीलिए हर तरीके से 3 वेज़ बनते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। तो उसमें से 3 मेथड जो होते हैं, उसमें पहले मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरे मेथड का नाम है इनकम मेथड, तीसरे मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। अब आप कहेंगे कि ये 3 मेथड ही क्यों हैं? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, क्योंकि प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर 3 डिफरेंट फेजेस इन अ सर्कुलर फ्लो। याद है ना, हमने फेजेस पढ़े थे सर्कुलर फ्लो में। देखिए, अभी तक अगर आपने पुरानी 3 वीडियोस नहीं देखी होंगी तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सब चीज़ कंसेप्ट पे बेस्ड है। इतनी सारी वीडियोस को बनाने का मतलब ही ये था, रीज़न ही ये था, क्योंकि अगर कंसेप्ट नहीं आएगा तो ये सबसे बड़ा सिर दर्द बन जाएगा। मैं आपको एक बहुत ही अपने एक्सपीरियंस से ये बता दूं कि ये क्लास 12th के बच्चों के लिए है कि इकोनॉमिक्स में बहुत बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। पिछले साल, 2-3 साल पहले की मुझे बात याद है, बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स में फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि नेशनल इनकम उन्हें समझ नहीं आती। कंसेप्ट रट्टाफिकेशन होता है तो फिर वो उतनी बढ़िया बात बन नहीं पाती। तो मैं ये बता रहा था कि भाई 3 मेथड क्यों हैं। 3 मेथड इसलिए हैं क्योंकि नेशनल इनकम का जो सर्कुलर फ्लो होता है ना, उसमें हम जब हर एक फ़ेज़ को पकड़ लेते हैं तो उससे एक एक मेथड निकल के आ जाता है। तो अब क्या है, अब मैं एक बहुत ही अच्छी इसमें एक फैक्ट है कि जो इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है ना, वो कंबाइंड मेथड से होती है। कंबाइंड किस चीज़ का? आउटपुट प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड को जब हम मिला देते हैं, इससे इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। प्लीज़ याद रखिए, कहीं पर कोई पूछ ही लेता है। तो अब है वैल्यू एडेड मेथड। तो इस मेथड को समझने से पहले हमें वैल्यू एडेड का कंसेप्ट समझना होगा। वैल्यू एडेड का कंसेप्ट रेफर्स करता है, इसका मतलब है कि जो भी रॉ मटेरियल वैल्यू ऐड करना, कोई भी स्टेज पे, प्रोडक्शन की किसी भी स्टेज पे जो भी बंदा है, जो भी प्रोड्यूसर है, जो वो अपने रॉ मटेरियल में वैल्यू को ऐड कर रहा है, उसको हम वैल्यू एडेड कहते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल से अभी और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। हमने वैल्यू एडेड का समझा था फॉर्मूला। तो वैल्यू एडेड कैसे निकलता है? एक आउटपुट की वैल्यू कितनी है और उसमें से हम जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कंसेप्ट क्या था? इंटरमीडिएट गुड्स हमने पढ़े थे। ये वो कंजम्पशन होती है जो जब हम एक्सपेंडिचर कोई प्रोड्यूसर बनाता है, प्रोड्यूसर करता है उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, जो या तो रीसेल के लिए यूज़ होनी है या फिर कम्प्लीटली उसी साल में यूज़ हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई मिठाई वाला दूध को ख़रीद रहा है, तो वो उसको मिठाई में बना के कुछ भी बनाएगा दूध की मिठाई और वो बेचेगा, तो वो रीसेल के लिए यूज़ हो रहा है, इसीलिए ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में यूज़ होगा। लेकिन आप अगर जाके दूध ख़रीद रहे हो घर के लिए, चाय बनाने के लिए या कुछ बनाने के लिए, तो ये फ़ाइनल गुड्स होते हैं, फ़ाइनल कंजम्पशन के लिए होते हैं।
तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो पूछ ही लेते हैं, कई बार आपसे डायरेक्ट वाइवा में भी पूछ सकते हैं, आजकल तो कई बार वाइवा भी होते हैं। और अब तो शायद सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है। और एक तो मैंने बताया था कि कैसे होता है, एक उन गुड्स पे जो रीसेल के लिए होते हैं, और दूसरा जो कम्प्लीटली यूज़ हो जाएं गुड्स। अब एक प्लीज़ इसको याद रखिएगा, मैंने जैसे पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर तो कोई गुड उसी साल यूज़ हो गया तो आप उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन में यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर जो स्टॉक एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद रह जाता है, आपने मान लीजिए आपका मान लीजिए गद्दों का बिज़नेस है, जो बेडशीट या आपका होते हैं गद्दे, इनका आपका बिज़नेस है और आपने ले रखे हैं ला के, और आपके गोदाउन में फाइनेंशियल ईयर के बाद कुछ माल बच गया, तो वो फाइनल गुड्स में इंक्लूड हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी। इसीलिए यहाँ लिखा है कि वो गुड्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आते हैं जो उसी साल में ख़रीदे जाएँ और यूज़ हो जाएँ, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में होते हैं। इसमें एक रेड लाइन में जो है, रेड कलर से जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर न्यूमेरिकल में किसी भी नोशनल इनकम के न्यूमेरिकल में इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू दे रखी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू दे रही है, तो आप सेपरेटली इंपोर्ट को इंक्लूड मत कीजिएगा। क्योंकि इंपोर्ट भी आपको पता है ना कि कई मैन्युफैक्चरर बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ को प्रोड्यूस करने में, मान लीजिए कोई ऐसी दवाइयाँ हैं, वो उसमें से कुछ ऐसे सॉल्ट हैं उन दवाइयों के अंदर जो बाहर से ही आते हैं, जैसे हमारे यहाँ चाइना से आते हैं, तो वो भी इंपोर्ट होते हैं। तो वो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही, क्योंकि वो इंपोर्ट यूज़ करके आगे आप कोई गुड बनाओगे। तो अगर तो वो सेपरेटली नहीं दिए हुए और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो आप इंपोर्ट को इंक्लूड मत कीजिएगा। अगर सेपरेटली दिया हुआ है, एक्सक्लूडिंग इंपोर्ट लिखा हुआ है, तो फिर आप इंपोर्ट की वैल्यू इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब वैल्यू ऑफ आउटपुट, अच्छा हमने वैल्यू ऑफ एडिट का कंसेप्ट पढ़ा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो हो गई, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे होगी देखिएगा गाइस। एक ईयर के, एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारे इंडिया में, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है फाइनेंशियल ईयर। पूरे दुनिया में कई जगह हैं जहाँ पे 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो रहा है, बात चलती है इंडिया में, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट याद रखिएगा। चेंज इन स्टॉक, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि क्यों यूज्ड अप गुड एक ही ईयर के अंदर, तो वो हम इंटरमीडिएट में इंक्लूड करते हैं। चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या देखा है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू जो आपकी सेल हुई और जो स्टॉक रह गया, जो बिका नहीं साल में, वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हुआ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा, एक बात इसमें भी जो रेड लाइन में लास्ट में ये लिखी हुई है कि एक्सपोर्ट सेपरेटली इंक्लूड नहीं होते अगर नहीं लिखे हुए हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में। क्योंकि ये चीज़ें जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे ना नेशनल इनकम के, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से वैल्यू एडिट का कंसेप्ट समझाता हूँ, बड़ी आसानी से अब आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए एक बेकर है, ब्रेड बनाने वाला, तो हम यहाँ पे ग्रे कलर के बॉक्स में देखते हैं, बेकर परचेजेस फ्लोर, मैदा खरीदता है। इनपुट एक जो मील है मान लो वीट की, उससे 500 रुपये का आटा ख़रीदता है। यहाँ पे फ्लोर मैदा जो है वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो रीसेल के लिए यूज़ हो रहा है, दूसरे गुड्स को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। अब बेकर क्या करेगा, ये फ्लोर लेगा, कुछ सामान लगेगा, मेहनत लगेगी, लोगों को एम्प्लॉय करेगा, और अब वो ब्रेड 700 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पे उसने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू 700 रुपये है। प्लीज़ इस कंसेप्ट को समझिएगा। यहाँ पर बेकर ने कितनी वैल्यू को ऐड किया है, 200 रुपये की वैल्यू को ऐड किया है। कैसे, 500 माइनस किया 700 में से, 200 रुपया उसने ऐड किया है। ठीक है, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, कई बार प्रोडक्शन लाइन बहुत बड़ी बड़ी होती है। अब गाइस बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि ऐसे ही जब आप पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी में सारे प्रोड्यूस करने वाले यूनिट्स की वैल्यू एडिड को टोटल कर देते हैं,
तो जो सम टोटल निकलता है उसको हम जीडीपी एमपी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ये शब्द, ये लाइन जो ये रेड बॉक्स में दे रखी है, ये इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो वैल्यू एडेड मेथड आपको दिया जाएगा और आप डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की वैल्यू एडेड को जब आप सम करेंगे ना तो जीडीपी एमपी आएगा। और फिर क्वेश्चन में लिखा होएगा कि आप जीडीपी एफसी निकालिए या नेशनल इनकम निकालिए। तो क्या होगा कि फिर आपको पता होना चाहिए कि आप जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक कैसे जाओगे या एनडीपीएफसी तक कैसे जाओगे, डोमेस्टिक इनकम। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वैल्यू एडेड मेथड जो है ये इस टाइप से होता है। और क्या होगा अगर क्वेश्चन में दिया जाए और आप टोटल करो तो वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हर नेशनल इनकम के मेथड में जब आप उनके पॉइंट्स को प्लस करते हैं ना तो वैल्यू कहीं जो एग्रीगेट निकल के आता है, जैसे वैल्यू एडेड में जीडीपी एमपी निकल के आता है, इनकम मेथड में मैं आपको आगे बताऊंगा अगली वीडियो में। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि वैल्यू एडेड मेथड में जो आप सम टोटल करते हैं सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट का विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द 1 ईयर इज़ कॉल्ड जीडीपी एमपी। हमने अभी ही पढ़ा एग्जाम्पल वैल्यू एडेड का। इसी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये कंसेप्ट आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आप शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम जब भी नेशनल इनकम या फिर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इट्स टू बी इंक्लूडेड। ठीक है ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। और ऐसा क्यों होता है, और हम जब अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्यों ऐसा होता है कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाती है, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए फार्मर है, उसने अपना वीट बेचा, अपना गेहूँ बेचा 500 रुपये में, मिलर को बेचा, जो मिलें होती हैं जो आटा बनाती हैं, उसने 700 रुपये का उसमें जो भी सामान उसने ऐड किया, चक्की से उसको पीसा, मशीनें लगाई, पैक वैक करके 700 रुपये में बेचा। बेकर ने ख़रीद लिया और फिर उसी ब्रेड को 1000 रुपये में बेचा और उसने फाइनली कंज्यूमर को बेचा। तो इस ब्लैक बॉक्स में नीचे लिखा है कि एज अ जनरल प्रैक्टिस हर प्रोड्यूसर को लगता है कि उसका गुड जो है वो फाइनल आउटपुट है। तो अगर हम ऐसा करें तो टोटल आउटपुट कितना हुआ, फार्मर का 500 प्लस किया, मिलर का 700 किया और बेकर का 1000 किया, 2200 रुपये का फाइनल आउटपुट हुआ। बट क्या ये सही है? क्या आपको ठीक लग रहा है ये? अगर आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखें तो आप पाएंगे कि हर बंदा, हर प्रोड्यूसर है, जो फार्मर, मिलर, बेकर है, उसकी जो वैल्यू है ना आउटपुट की, जैसे कि फार्मर का वीट, मिलर का फ्लोर और बेकर की ब्रेड, उसमें इंटरमीडिएट गुड की प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड है। जैसे कि जो वीट की वैल्यू है वो इंक्लूडेड है मिलर के फ्लोर के अंदर, क्योंकि जो 700 रुपये का वो बेच रहा है उसमें से 500 का तो उसने सामान ही ख़रीदा था फार्मर से। और जो बेकर है उसकी वैल्यू में जो उसने मिलर से मैदा ख़रीदा होगा ब्रेड बनाने के लिए वो इंक्लूडेड है। तो ये सोच रहे हैं कि इनका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो 700 है, 1000 है, लेकिन इनके ही वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है। इसीलिए जो वैल्यू ऑफ आउटपुट और फ्लोर है वो 2 बार काउंट हो गए हैं। और अगर आप मान लीजिए इस चीज़ का ध्यान ना रखा जाए तो हमारी जीडीपी जो है वो कई गुना हो जाएगी और हमको एक सही पिक्चर नहीं मिल पाएगी। इसीलिए क्या होता है कि जब 2 बार काउंट हो जाती है ना किसी गुड की वैल्यू, उसको हम डबल काउंट कहते हैं। तो हमको तो सिर्फ वैल्यू ऐड, हर प्रोड्यूसर ने कितनी वैल्यू को ऐड किया, ठीक है, हमको वो मैटर करता है, उसको हम प्लस करते हैं और फिर जीडीपी एमपी आता है और उससे फिर हम एनएनपीएफसी तक जाते हैं, नेशनल इनकम तक जाते हैं। ये प्रॉब्लम आती है। आप एक
एग्जाम्पल कोट करेंगे और समझेंगे तो बहुत आसानी होगी। यहाँ पर वीट की वैल्यू और फ्लोर की वैल्यू 2 बार काउंट हो गई है। मिलर ने वीट की वैल्यू को काउंट कर लिया और बोल दिया मेरा 700, लेकिन उसने तो सिर्फ 200 रुपये का एडिशन किया है। बेकर ने 300 रुपये का एडिशन किया, लेकिन वो कह रहा है कि उसने 1000 रुपये का किया, क्योंकि उसने उसी के अंदर मैदे की वैल्यू को भी ऐड कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों वैल्यू एडेड को सिर्फ इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। फाइनली अब आती है कि हमें किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए वैल्यू एडेड मेथड को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहली प्रिकॉशंस है, हर मेथड के साथ नेशनल इनकम के कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, क्योंकि कैलकुलेट करते समय वो आपको कंफ्यूज करते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि ये इंक्लूड होगा कि नहीं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि नेशनल इनकम को करते हुए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं इंक्लूड किया जा सकता। वो आपको वैल्यू एडेड के फॉर्मूले में भी आपने देख लिया होगा कि हम माइनस करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये गुड ऑलरेडी इनकी जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड होती है। जैसे कि जो ब्रेड बनाने वाला बेकर है, उसकी 1000 रुपये की जो ब्रेड है उसमें 700 रुपये जो हैं वो मैदे के हैं, फ्लोर के हैं, जो उसने मिलर से ख़रीदा था। इसीलिए हम इंटरमीडिएट गुड को माइनस कर देते हैं और जो जितनी वैल्यू उसने ऐड की थी 300 रुपये की, उसी को इंक्लूड करते हैं। दूसरा है कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि जो मान लो आपने अपनी आप कार आपने का बेच देते हैं, सेकेंड हैंड मार्केट में बेच दी, जाके किसी मैकेनिक को बेच दी, ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती है नेशनल इनकम में, याद रखिएगा गाइस। क्यों? क्योंकि जब कार ख़रीदी गई थी जिस साल में, उसी साल में नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लिया गया था। उस साल की नेशनल इनकम में आपकी कार इंक्लूड हुई होगी, इसीलिए सेल एंड परचेज़ नहीं होती। हाँ, पर प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी कमीशन या फिर ब्रोकरेज, कमीशन को ही कहते हैं, जो इन गुड्स को सेल करने में आती है उसको आप इंक्लूड करोगे। क्यों? जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपको मैकेनिक कह रहा है कि मेरे पास एक बायर है आपकी कार का, ठीक है, तो आप वो कह रहा है कि भाई, आप कहते हो चल मेरे को मिलवा, तू भी 1000 रुपये ले लियो। तो ये जो 1000 रुपये मिले हैं ना, उसको ये इस नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये कमीशन है, ये ब्रोकरेज है। ब्रोकर होते हैं, आपने सुना होगा, शेयर्स और परचेज बेचने वाले, वो इंक्लूड होगा। लेकिन ये जो गुड बेचा गया है, जो कार आपने उसको बेची है सेकेंड हैंड, वो इंक्लूड नहीं होगी, कमीशन इंक्लूड होगा। तीसरा है कि जो भी सर्विसेज करी जाती हैं अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के लिए, वो इंक्लूड नहीं होती। जैसे कि हाउस वाइफ की वैल्यू, उनकी सब मम्मी जो आपकी होती हैं, वो मदर हैं जो काम करती हैं, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। जैसे आपकी मम्मी जो भी घर पे काम करती है, आप सोचते होंगे, जैसे मान लीजिए बर्तन कपड़े करती हैं, आप इसको ये वैल्यू दे दो कि भाई अगर हम इसकी जगह पे कोई नौकरानी लगाते तो उसकी क्या वैल्यू, हम उसको कितने पैसे देने पड़ते? नहीं, आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मदर इससे और आगे बढ़कर कुछ भी करती हैं, उसके पीछे एक इमोशनल भी अटैच होता है, एक इमोशन भी अटैच होता है। और तो क्या होता है कि जनरली इसको इंक्लूड करना मुश्किल हो जाता है, जबकि इकोनॉमिक्स में डिबेट चलती है कि उनका भी कंट्रीब्यूशन इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि इस देश को चलाने में, कंट्री को चलाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हाउस का काम ना करें, एक दिन अगर कोई इंसान अपने घर का काम करे, माँ को छुट्टी दे के, तो हमको पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी उसकी नेशनल इनकम में वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है। चौथा है कि जो गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज होंगे, याद गाइस देखिएगा, तीसरे में मैंने बोला है सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन अगर गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो खुद के लिए आपने गुड, तो वो आउटपुट में इंक्लूड होगी। आपने घर में बाहर आलू उगा लिए, तो इसकी वैल्यू इन आउटपुट में इंक्लूड होगी, गुड्स की होगी, सर्विसेज की नहीं होती। अब है वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस।
जैसे कि इम्प्यूटेड वैल्यू होती है एस्टिमेटेड वैल्यू। ये कंसेप्ट ये हुआ कि मान लीजिए आपका घर है, आप अपने घर में रहते हैं, लेकिन अगर आपने ये घर किराए पे लिया होता तो आप इसका कितना रेंट देते, ये चीज़ भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके हो सकता है कि आपके जो प्रिंसिपल हों वही इसके ओनर भी हों आपके स्कूल के, तो उनकी जो तो अब वो ओनर भी हैं लेकिन उनकी सैलरी ज़रूर अकाउंट्स में लिखी जाती है कि वो कितनी लेती होंगी, इवन दो वो ओनर हैं, वो अलग अलग चीज़ है। तो याद रखिएगा ये भी होता है। और चेंज इन स्टॉक तो मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने में सेल्स और चेंज इन स्टॉक को हम इंक्लूड करते हैं। तो फाइनली ये वाला मेथड आपको ज़रूर समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो हम मिलेंगे 5th पार्ट में जो होगा इनकम मेथड पे। अभी 2-3 वीडियोस लगेंगी और शायद इसको और समझाने के लिए। तो थैंक यू अपना टाइम मुझे देने के लिए।